हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 8 के चैप्टर नंबर 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा के वीडियो पार्ट 3 के अंदर। और इस पार्ट के लेखक थे प्रदीप तिवारी जी, जिन्होंने हमें भारतीय सिनेमा जगत की पहली बोलती फिल्म आलमारा के अच्छे खासे अनुभव से हमें परिचित कराया है। और भारत में जब हम देख रहे थे कि एक दौर चल रहा था, जब बारहवीं में फिल्मों का नया दौर शुरू हुआ, तो हमने ये देखा था कि भारत की जो पहली मूवियाँ रही है, यानी जो पहली फिल्में रही थी कुछ सालों तक, वो मूक फिल्में ही रही थी, यानी जिसमें कलाकार केवल क्या करते थे कि वो अपने अभिनय के द्वारा ही लोगों को आनंदित कर पाते थे। लेकिन जब अर्देशियर एम ईरानी जी, जो हमारे आलमारा फिल्म के डायरेक्टर थे, उन्होंने जब पहली बार ऐसा देखा कि भाई फिल्मों में जो कलाकार होते हैं वो बोल भी सकते हैं, यानी उनकी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो सकती है, तो उन्होंने ये प्रयोग जो है अपनी जो फिल्म थी आलमारा उसके लिए उन्होंने किया। काफ़ी किरदारों को जो है उनका चयन किया, इसमें काफ़ी अच्छे संगीत डाले गए थे, तब जाकर अच्छी खासी फिल्म तैयार होती है। और भारतीय सिनेमा जगत में जो है एक नया प्रयोग उनके द्वारा किया जाता है, जो काफ़ी रोमांचकारी होता है, काफ़ी आनंद करने वाला होता है, और लोगों को जो है दर्शकों जितने भी थे उनके लिए मनोरंजन करने वाला था। तो इनके अच्छे खासे प्रयोग को हम आज देख पा रहे हैं कि इनके प्रयोग के बाद जो सिनेमा जगत में एक नया बदलाव आया था कि इसके बाद बनने वाली फिल्मों में लगभग किरदारों को जो है बोलता दिखाया गया था। और इस जो फिल्म जगत था, इसको एक बड़ी इंडस्ट्री के बड़े उद्योग के रूप में आज हमारे सामने देखते हैं। आज जैसे समय चेंज हुआ है, हम 21वीं सदी की बात करते हैं, तो इस फिल्म निर्माण फिल्म उद्योग की जगत की अगर बात करें तो इतना काफ़ी बदलाव, भारी बदलाव हुआ है। और हम ये देखें कि कितने लोगों को इसमें रोज़गार मिला है। तो जहाँ हम आगे बात कर रहे थे तो हमने देखा कि जब फिल्म बनी थी तब उसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र कर रहे हैं कि यह फिल्म जब 14 मार्च 1931 को मुंबई के एक बड़े मेजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित की गई, तो लगभग ये 8 सप्ताह तक पूरी हाउसफुल चलती है। और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस वाले भी इसे दर्शकों को कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता था, नियंत्रण नहीं कर पाते थे। समीक्षकों ने कुछ के इसके लिए गलत व्यंग्य भी कसे हैं, लेकिन दर्शकों के लिए एक नई खासी अच्छी फिल्म थी, एक नया प्रयोग जो था फिल्म उद्योग जगत में किया गया था, तो दर्शकों का इस पर कुछ भी बुरा प्रभाव पड़ता नहीं है, फिर भी वह इस फिल्म को देखने जाते हैं। और क्योंकि इस फिल्म में बनने में भी काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि एक नया अच्छा खासा प्रयोग था। और हमने ये देखा था कि पुराने समय में जो हम देखते थे कि जब जो भी शूटिंग होती थी उसमें रियल कैमरा एक्शन जो भी होता था, तो यानी इतने कारण जो फिल्म थी ये काफ़ी 10,000 फीट लंबी थी, यानी रील के कारण। इसके बाद हमने देखा कि इसे 4 महीनों में इसे तैयार किया गया था, यानी इतने समय बाद इस फिल्म को बनने के बाद इसे इसका जो सेटअप था वो पूरा तैयार किया गया था, तब जाकर ये फिल्म जो थी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी। तो एक क्वेश्चन भी है कि मुंबई के कौन से सिनेमा में, तो मैजेस्टिक सिनेमा में। तो आगे हम बात करें, पार्ट को आगे जारी रखते हैं कि सवाक फिल्मों के लिए, यानी जो बोलती फिल्मों के लिए, अब इसमें देखिए पौराणिक कथाओं को, पारसी रंगमंच के नाटकों को, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया है। तो इसमें ना पौराणिक कथाएं जिसमें हमारे ईश्वर देवतीय जो अवतार होते हैं उन पर आधारित फिल्में बनाई गई थी, जिसे आपने राम के ऊपर भी देखा है और श्री कृष्ण के ऊपर देखा है। तो यानी अधिकतर जो है पौराणिक कथाओं को आधार लेकर बनाया गया था। फिर देखिए हम पारसी रंगमंच, यानी जो हमारे रंगमंच होते थे, जो हमारे एक क्षेत्र विशेष में आयोजित होते थे, उन रंगमंच के नाटकों को आधार बनाकर उन्होंने फिल्मों को बनाया है। दूसरे हम देखिए अरबी प्रेम कथाओं का, जिसमें आपने शायद सुनी होगी या फिल्मों में आती भी हमारे अलादीन का चिराग है, अली बाबा 40 चोर है, और भी बहुत सारी फिल्में थी जिसमें आप ये देखते हैं कि ये अरब की जो कहानियाँ थी, यानी वहाँ की जो प्रेम कथाएं थी, उनको आधार बनाकर हमारी फिल्मों में लिया गया था। भारतीय जो इतिहास रहा है उससे भी आधार बनाकर फिल्में रची गई है, गढ़ी गई हैं, जिसमें आपने एक भारत की बहुत परिचित फिल्म भी देखी थी कि जिसमें अकबर के समय की फिल्म बनाई गई थी। तो उसमें आपने देखा था कि भारत की एक जो बड़ी फिल्म आई थी, जो कि हमारे मुग़ल शासन के समय की एक प्रेम कथा से जोड़ा गया था, मुग़ल आज़म, जिसमें आपने अकबर, सलीम और अनारकली का जिक्र के बारे में सुना था। और आपने ये भी देखा कि जब तकनीक, क्योंकि ये फिल्म जो बनाई गई थी ये ब्लैक एंड वाइट समय की जो फिल्म जो इसकी शूटिंग की गई थी, लेकिन बाद में फिल्म इतनी चर्चित या फिल्म इतनी
इतनी महत्वपूर्ण मानी गई कि इसके बाद इसे रंगीन से कर दिया गया था। यानी फिल्म आप देखें तो ये पूरी जो फिल्म है आज वर्तमान में हम समय देखें कि उसको वापस से रंगीन करके इसे फिल्माया गया है दोबारा। इसकी इसमें मतलब जो तकनीक है उसका सहारा लेकर इसे फिल्म को पूरा बदल दिया गया। तो ऐसी कई बेहतरीन फिल्में जो रही थी वो हमारे यहाँ भारत में इसकी शूटिंग भी की गई थी। तो कहानियाँ बाहर से भी ली गई थी जो कि एक आधार रखती थी, यानी जिसका एक अच्छा सा जो श्रेय होता था, जिसका अच्छा सा संदेश जो होता था वो लोगों तक पहुंचता था। तो ऐसी कहानियों का आधार लेकर हमारे यहाँ फिल्में बनाई जाती हैं। इसके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी हैं जिसमें हमारे कई सामाजिक मुद्दे हुआ करते थे। तो आपने देखा होगा जैसे हमारी कई लगान जैसी फिल्म थी, यानी अंग्रेज़ों के समय भी जिस समय हमारे अंग्रेज़ों का जो भारत में वर्चस्व रहता है उस समय किस तरीके से वो किसानों पर जो अत्याचार करते थे उनकी जो है काफ़ी अच्छी स्थिति थी जी, उनका सामना किस प्रकार करते थे, तो वो भी हमें फिल्मों के माध्यम से हमें रूबरू कराया है। हमने कई ऐसी देशभक्ति फिल्में देखी है जिसमें हम शहीद भगत सिंह के बारे में बात करते हैं, महात्मा गांधी से रिलेटेड जो है फिल्में जो बनाई गई थी। तो यानी हमारे सामाजिक मुद्दों को भी लेकर उन्होंने कई सारी फिल्में बनाई हैं, चाहे वो हमारे सामाजिक या धार्मिक आधार पर जो भेदभाव प्रचलित होते थे, सामाजिक जो कुप्रथाएँ चलती थी उनको आधार लेकर कई सारी कहानियाँ बनाई जाती थी। हम ये भी फिल्मों में ये देखा करते थे कि समाज में एक व्यक्ति विशेष का वर्चस्व होता है, यानी धन संपन्न होता है, लेकिन किस तरह से वो सामान्य लोगों पर अत्याचार करता है। और फिर हम कहानी के एंड में जब हम देखते थे कि यानी कहानी का एक जो मुख्य किरदार होता था वो एक सामान्य परिवार से होता था, वो किस तरीके से अपने अत्याचारों का बदला अपने समाज से जो होता था कि समाज का बदला वो उस जो फिल्म में जो विलन रहता था, यानी जो किरदार जो भूमिका निभाते थे उनसे अपना बदला लेता था। तो यानी कैसी कहानियाँ तो लोगों को क्या करती थी, ये कहानियाँ काफ़ी आकर्षित करती थी। ऐसी फिल्में जो थी लोगों को काफ़ी आकर्षित करने लगी क्योंकि उन्होंने प्राचीन समय या उस समय में चलती जो घटित होती हुई ऐसी समस्याएं थी उनको आधार बनाकर ऐसी फिल्में दिखाई गई थी। ऐसी एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें किरदार महात्मा गांधी जैसा था, यानी उनके आचरण करने वाले जैसा था, हूबहू नहीं, उनके आचरण करने वाला एक व्यक्ति था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश सरकार प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना भी करना पड़ा। तो यानी ये देखिए जब हमारे भारतीय सिनेमा में फिल्मों का दौर चलन शुरू हुआ तो ये देखिए कि उस समय भारत में किनका अधिकार था, अंग्रेज़ों का। तो यानी जब भारत में फिल्में बनाई जाती थी तो अंग्रेज़ों को जब अगर उनके शासन तंत्र पर अगर प्रहार किया जाता था तो काफ़ी उनके ऐसे नहीं स्थिति होती थी, यानी उन्होंने कड़ा विरोध इस फिल्म के लिए भी किया था। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक परदेशियर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आला मारा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया। यानी ये देखिए कि जब सवाक सिनेमा का दौर शुरू हुआ उसके बाद जब हमारे जो अर्देशियर एम ईरानी जी थे जिन्होंने इस आला मारा फिल्म को इसके निर्माता निर्देशक बनाए थे, जब इस फिल्म ने 1956 के अंदर आला मारा के प्रदर्शन होते हुए से 25 वर्ष पूरे हुए तब उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। क्योंकि उस समय उससे पहले क्या चल रही थी, भारत में मुख्य फिल्मों का ही दौर चल रहा था, लेकिन उनकी जो सवाक फिल्म यानी बोलती फिल्म थी इस कारण से उन्हें सम्मान दिया गया था भारतीय सवाक फिल्मों का पिता। लेकिन इस पर देखिए उनकी विनम्रता से उन्होंने किस तरीके से अपना जवाब जो है सम्मानित होने पर दिया था कि उन्होंने कहा था, तो उन्होंने इस मौके पर कहा था कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का एक ज़रूरी योगदान दिया है। जो कि एक उनकी विनम्रता को क्या करती है, हमारे सामने प्रदर्शित करती है। इतना बड़ा कलाकार, इतना बड़ा जो फिल्म निर्माता है कि जब उसे ऐसे इस फिल्म के लिए इसे सम्मानित किया गया तो भी उसने अपना जो क्रेडिट था, अपना सम्मानित जो सम्मान था वो भी किसके प्रति, भारत के प्रति समर्पित कर दिया था। अब आगे देखें कि सिनेमा जगत में क्या नया बदलाव जो होता है इसमें आता है कि जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। यानी अब देखिए इसमें नया जो बड़ा बदलाव क्या होने लगा था, क्योंकि जब मूक फिल्मों का दौर था तो अब किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी कलाकार को उसमें काम कर ले, क्योंकि उसको केवल क्या करना था, अपने हाव भाव के द्वारा ही लोगों को समझाना था। यानी जैसे हाव भाव करता था लोग समझ जाते थे, लेकिन अब जो है अब इसमें डायलॉग्स जो थे, संवाद इसमें डाले गए थे, क्योंकि अब जो यहाँ कलाकार जो भी आएंगे उनको क्या करना है, उनको फिल्मों में आपस में बातचीत करते हुए दिखाना है। तो ये कब संभव होगा, जब वो पढ़े लिखे होंगे, क्योंकि अब उनके लिए जो भी डायलॉग्स होंगे, जो भी संवाद होंगे उनको लिख कर दिया जाएगा, तो उनको पढ़ना भी आना चाहिए। यानी
कि जब वो अपने डायलॉग्स को पढ़ेंगे तो उनको वापस रिपीट करेंगे। अगर बिना पढ़े अगर बिना उनको कुछ लिखे अगर दिया नहीं जाएगा या आप मुंह से उनको बताओगे तो कितना याद रह पाएगा। तो उनको डायलॉग अब लिख के देने की ज़रूरत थी। तो ऐसे में अब किरदार जो थे इसमें अभिनेता अभिनेत्री जो थे अब उनको पढ़ा लिखा होना भी अच्छा खासा ज़रूरत था। यानी अब उनको अभिनय से नहीं, अभिनय के अलावा उनको पढ़ा लिखा होना भी जरूरी था। तो मुख्य फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की भी कदर होने लगी थी। यानी अब देखिए, अब जो सिनेमा जगत में धीरे धीरे जो बदलाव होने शुरू हुए थे कि हम जहाँ मुख्य फिल्मों में देखते थे कि जहाँ एक कोई अच्छा खासा शरीर वाला पहलवान होता था या जो स्टंट करने वाला, कलाबाजियाँ करने वाला था, उछल कूद करने वाले होते थे, उन अभिनेताओं से काम चलता। लेकिन इसके अलावा अभिनेताओं में ये सारे गुण होने भी चाहिए कि वे अच्छे शरीर से भी हो, अच्छे स्टंट कर सकें, उछल कूद कर सकें और अपने डायलॉग्स को अच्छी तरह से पढ़कर भी बोल सकें। यानी इतना का अच्छा खासा बदलाव था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की जो हम बात कर रहे थे, क्योंकि मुख्य फिल्मों में तो किसी प्रकार का गायन होता भी नहीं था, क्योंकि गाने को तो केवल आवाज़ से सुना जा सकता है, उनके मुख्य भाव से नहीं समझा सकता था। अब जो गायन यानी जितने भी गायक कलाकार हमारे भारत के अंदर थे, अब उनकी कदर होने लगी थी, क्योंकि अब ऐसे कलाकारों को फिल्मों में उनके गायन के लिए उनको पूछा जाने लगा था। तो अब उनकी जो महत्वपूर्णता थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। अब इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे थे। यानी हमने देखा इस फिल्म के बाद जो हमने देखा जो बोलती फिल्मों का दौर शुरू होता है, तो उसमें कई गायक जो अभिनेता थे, यानी कई अभिनेता ऐसे थे जिनको जो गायक भी थे तो ऐसे बड़े पर्दों पर नजर आने लगे, यानी सिनेमाघरों में उनको देखा जाने लगा था। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ने लगा था, क्योंकि हमने देखा था आलम आरा फिल्म में जो था हिंदी और उर्दू दोनों को सम्मिलित करके जो हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया गया था, तो वो उसका दौर भी बढ़ने लगा था। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। अब हमने देखा था कि सिनेमा जगत में क्या होता है कि उसमें एक हमारे कलाकार यानी उनकी देह तकनीक के साथ साथ अब जो वहाँ की जन सामान्य जो भाषा बोलचाल जो शब्द थे, यानी ऐसी भाषाओं का उसमें प्रयोग होने, क्योंकि अब जो है कि जितने भी देखने वाले दर्शक हैं वो उनकी भाषाओं में फिल्म बनेगी तो उससे काफ़ी उनको आकर्षित करेगी और उससे फिल्म से भी काफ़ी जुड़े रहेंगे। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ, यानी अब ज़्यादातर उसका देशीकरण हुआ, यानी क्योंकि मुख्य फिल्मों में अगर वो इंग्लिश के अगर डायलॉग्स या इंग्लिश की अगर कोई कल्चर भी प्रेजेंट कर रहे होंगे तो उसमें केवल उनके हाव भाव ही प्रदर्शित होते। अब यहाँ पे जो है कलाकारों को अपनी देसी भाषाओं में उनको बोलना शुरू होने लगा था। यानी अब जो बोलने का दौर शुरू हुआ है तो उन्हें अपनी लोकल भाषाओं में भी बातचीत करना शुरू होने लगा। एक तरह की नई आज़ादी जिसे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा था। एक नई तरह की आज़ादी, यानी अब फिल्मों में इस तरह का दबाव किसी पर बनने नहीं लगा था। अब जो लोग थे उन्होंने महसूस किया था कि अब हम अपनी जो हम बोलचाल की भाषा में बात करते हैं, इसी तरह की भाषाओं में भी फिल्मों में क्या करने लगे, जो हमारे कलाकार हैं, जो हमारे अभिनेता अभिनेत्री हैं, वो आपस में बातचीत करते हैं। तो लोगों को जो है फिल्मों से जुड़ाव उनका काफ़ी बढ़ने लगा था, पहले के स्तर से उनका ज़्यादा जुड़ाव उनसे लगने लगा था। अभिनेता अभिनेत्री की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ा रहा था। जैसे कि आज भी देखते हैं कि कई सारे जो लोग होते हैं कि अपने जो अभिनेता अभिनेत्री होते हैं उनको काफ़ी पसंद करते हैं, और पसंद के साथ साथ ये भी देखें कि उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। यानी उनकी तरह के जो कपड़े होते हैं, उनके तरह के जो बाल होते हैं उनको अपनाते हैं, उनकी तरह जो स्टाइल रखते हैं, जो कि वो तरह का अभिनय के दौरान उन फिल्मों में दिखाया जाता था, उस तरह का अभिनय भी वो करने शुरू हो गए थे। तो अब लोगों पर भी उनका असर पड़ने लगा था। इसके साथ देखें कि माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। यानी अब देखिए धीरे धीरे फिल्मों का जो ट्रेंड था वो लोगों पर किस तरह हावी होने लगा है कि अब जो फिल्मों में जो काम करने वाले अभिनेता अभिनेत्री होते थे कि जो उनकी एक फिल्म में हर फिल्म में देखा था तो उनकी एक नई स्टाइल होती थी। स्टाइल से मतलब लें कि उनका पहनावा अलग होता था, उनके बालों की जो स्टाइल होती थी वो सबसे अलग होती थी। तो इस कारण से जो लोग थे उनको फॉलो करने लगे थे, उनकी स्टाइल को अपनाने लगे थे। तो यहाँ देखिए जो कि हमने बात करी कि माधुरी नाम से एक फिल्म आई थी जिसमें एक सुप्रसिद्ध नायिका रही थी सुलोचना, उनकी जो हेयर स्टाइल थी उस दौर में औरतों में लोकप्रिय होने लगी थी। यानी हमने देखा था आज के समय पुराने समय में जो बालों की स्टाइल, औरतों के बालों की स्टाइल में जो परिवर्तन आया है वो अच्छा खासा जो फिल्मों में जो काम करने वाले अभिनेत्रियाँ होती थी उनके स्तर के अनुरूप आया है। तो ये पुरुषों में भी ऐसा रहा है कि उन्होंने
अपनी जो फिल्म में अभिनेता होते थे उनकी जो हेयर स्टाइल होती थी उसको काफ़ी फॉलो करते थे। जैसे आपने एक समय की देखा होगा जब हमारे फिल्मों में अमिताभ बच्चन साहब की जो पुरानी फिल्मों की बात लेते हैं, जब वो करते थे, ऋषि कपूर, शशि कपूर जी जब जब थे, उनकी जो एक हेयर स्टाइल हुआ करती थी उनको ही लोग अब फॉलो किया करते थे कि काफ़ी लंबे लंबे जो बाल होते थे उनको किस तरह से सेट करके रखा जाता था कि, और जो हम कहीं देखते थे कि जो दाढ़ी मूँछों के शौकीन होते थे किस तरह से अपनी सेट करा के रखते थे। तो इनका अच्छा खासा प्रभाव जो था लोगों पर बनने लगा था। औरतें अपनी केस सज्जा उसी तरह कर रही थी। यानी अब देखिए यहाँ पे जिक्र ले रहे हैं औरतों का, क्योंकि एक उदाहरण के तौर पे हम यहाँ बात कर रहे हैं, और जो प्रदीप तिवारी जी ने यहाँ पे हमें बताया कि अब देखिए फिल्मों का दो लोगों पर किस प्रकार जो है हावी होने लगा था। यानी जो औरतें होती थी अपने किस तरीके से अपनी केस सज्जा को बनाए रखती थी। और अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया। यानी जो ईरान से आए हुए जो कलाकार थे उन्होंने भी अभिनय किया है, क्योंकि ऐसी फिल्मों का दौर जो भारत में शुरू हुआ था काफ़ी लोकप्रिय होने लगा था, तो बाहर के लोग भी यहाँ आकर अपनी फिल्मों में अपना योगदान देते थे। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया से में भी पसंद की गई थी, क्योंकि हमारी भाषा के जानकार भी इन देशों में थे। तो इन भारत के अलावा भी आलम आरा फिल्म को श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया के जो देश हैं उन देशों में इस फिल्म को काफ़ी पसंद किया गया था। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को स्वाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को ही अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा एक नया युग शुरू हो गया था। अब देखिए यहाँ पर एक जिक्र हुआ हमारे भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के, दादा साहब फाल्के, इनका पूरा नाम जो था लिया जाता है दादा साहब फाल्के के नाम से, क्योंकि जब भारत में फिल्मों का दौर नहीं था, तो जब हम बाद में हमने पहले वीडियो में जिक्र किया था कि भारत की एक पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, जो कि एक मूक फिल्म थी, यानी जो बोलती नहीं थी, उसको बनाने वाले थे दादा साहब फाल्के, जिन्होंने इस फिल्म को बनाया था। तो यानी भारत में एक रंगमंच से ऊपर उठकर एक पर्दे पर जिस फिल्म को दर्शाया गया था, तो उसमें देखिए दादा साहब फाल्के का एक महत्वपूर्ण योगदान था। अब दूसरा महत्वपूर्ण योगदान जो सिनेमा जगत में दिया था वो दिया था अर्देशीर ईरानी जी ने। इन्होंने बोलती फिल्म को जो है फिल्म उद्योग में उतारा था। यानी पहली फिल्म जो बनी थी, जो जिसके हम बारे में बात कर रहे थे कि राजा हरिश्चंद्र, उसको बनाने वाले दादा साहब फाल्के, तो यानी भारत के जो प्रथम सिनेमा जो फिल्म निर्देशक रहे हैं, निर्माता रहे हैं, वो दादा साहब फाल्के थे। उनकी देन थी कि उन्होंने फिल्मों के जरिए सिनेमा जगत में पर्दे पर जो रंगमंच के कार्यक्रम होते थे या कहानियाँ होती थी, तो फिल्म के जरिए लोगों तक पहुँचाने का काम किया था। उसके बाद हमने अर्देशीर ईरानी जी को देखा कि उन्होंने जब भारत में मूक फिल्मों का दौर था, तो उसके बाद उन्होंने सवाक यानी बोलती फिल्मों को भारत में अपनाने का निर्णय जो लिया था काफ़ी। और ये देखें कि इनकी इतनी जो है उपलब्धियाँ, तो हम बात कर ही रहे हैं कि यहाँ से इन्होंने जो है सिनेमा जगत को एक नया युग दिया है, और इसके बाद से आज तक जो हम बात करें फिल्मों में नए नए प्रयोग होने शुरू हुए हैं। तो पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्रदीप तिवारी जी की जो एक रचना रही थी जब सिनेमा ने बोलना सीखा था, जिसमें हमने भारत की कई ऐसी प्रसिद्ध फिल्मों के बारे में बात की है, और इसके साथ हमने देखा कि किस तरीके से जो है हमारे यहाँ फिल्मों का दौर शुरू होता है। तो आगे हम प्रश्न उत्तरों की बात करते हैं कि जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टर पर कौन से वाक्य छापे गए, उस फिल्म में कितने चेहरे थे, स्पष्ट कीजिए। तो इसका जवाब यहाँ देखिए, जो आपके पाठ की जो शुरुआत जहाँ से हो रही थी कि वे सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते बातें करते देखो। तो ये इस फिल्म की जो विज्ञापन की जो लाइनें थी, तो यहाँ पर बताया गया था कि इस फिल्म में जो है कि पाठ के आधार पर बताया गया कि इसमें 78 कलाकार काम कर रहे थे, यानी जो बोलते हुए भी दिखाई दे रहे थे। फिर अगला प्रश्न देखिए, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका भी जो जवाब है वो हमारे को पाठ के स्टार्टिंग के वाले पेज पे मिलेगा। तो इसका जवाब है कि अर्देशीर साहब को 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शोबोट देखी और उनके मन में एक बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। अब इसके आधार पर उन्होंने क्या किया
कि पारसी रंगमंच की एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने क्या बनाई, अपनी एक फिल्म बनाई। आगे देखें तीसरा प्रश्न है कि विट्ठल का चयन आलमारा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया, विचार प्रकट कीजिए। तो इसका जवाब था कि जब विट्ठल जी को आलमारा फिल्म के बतौर नायक के रूप में उन्हें चयन किया गया था, लेकिन उनकी एक परेशानी थी कि उन्हें उर्दू नहीं आती थी, इसी कारण से उनको फिल्म से हटा दिया गया था। लेकिन इससे विट्ठल जी नाराज होते हैं और उन्होंने क्या कर दिया, मुकदमा कर दिया, और मुकदमा करने के बाद वे मुकदमा जीतते हैं और भारत की एक सबसे सर्वाधिक प्रचलित और सर्वाधिक पसंद की जाने वाली फिल्म के बतौर नायक के रूप में काम करते हैं। आगे प्रश्न नंबर 4 देखें कि पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशियर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था, अर्देशियर ने क्या कहा और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की है, बताइए। तो इसका जवाब देखिए कि जब 1956 में आलमारा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर जब उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने इस मौके पर क्या जवाब दिया कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का एक ज़रूरी योगदान दिया है। तो ये उनकी जो है उनके व्यक्तित्व की विशेषता बताता है, कितनी विनम्रता से उन्होंने इस बात का जवाब जो है अपने फिल्म के जरिए दिया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर पार्ट से आगे में हम 5वां लेते हैं इसे। तो इसमें देखिए कि मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते, उसमें देख अभिनय की प्रधानता होती है, पर जब सिनेमा बोलने लगा उसमें अनेक परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों को अभिनेता, दर्शक और कुछ तकनीकी दृष्टि से पाठ का आधार लेकर खोजे, साथ अपनी कल्पना का सहयोग लें। यानी ये बता रहे हैं कि मूक जब संवाद फिल्में जब बनने लगी थी तो उसमें किस तरह का नया परिवर्तन आने लगा था। तो इनकी हम बात करें तो इसके जवाब में हम बात करें कि मूक सिनेमा ने बोलना सीखा तो बहुत सारे परिवर्तन हुए। यानी जब मूक सिनेमा ने बोलना सीखा तो उसमें कई सारे परिवर्तन हुए। बोलती फिल्म के कारण अभिनेताओं को पढ़ा लिखा होना भी जरूरी हो गया था, क्योंकि अब संवाद बोलने थे। दर्शकों पर अभिनेता अभिनेत्रियों का प्रभाव पड़ने लगा था, क्योंकि नायक नायिका के लोकप्रिय होने के कारण अभिनेत्रियों की जो केश सज्जा थी उनके कपड़ों की भी नकल की जाने लगी थी। और इसके अलावा हमने देखा था कि तकनीकी क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ कि दृश्य और श्रव्य एक ही फिल्म में मिश्रण से तकनीकी दृष्टि से भी काफ़ी परिवर्तन हुए। क्योंकि जो मूक फिल्में होती थी केवल उसमें शूटिंग होती थी, उसमें केवल क्या होता है, दृश्य होता था। लेकिन जब हमने देखा कि बोलती फिल्म जब सवाक फिल्में शुरू होती है तो उसमें दिखाना कलाकारों को दिखाया भी जाता है, साथ साथ उनकी बातचीत को भी दिखाया जाता था। आगे देखें प्रश्न नंबर 6 में, यहाँ पे 2 है कि डब फिल्में किसे कहते हैं। कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज़ में अंतर आ जाता है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो आप भी वैसे समझते हैं कि डब फिल्में किसे कहा जाता है। आज जितनी भी हम बात करें कि बॉलीवुड से हटकर अगर कभी हम साउथ फिल्मों की बात करते हैं या हम विदेशी हॉलीवुड फिल्मों की बात करते हैं, जब हमारे जो चैनल्स होते हैं उन पे अगर हम देखते हैं तो देखिए काफ़ी फिल्मों को डब करके दिखाया जाता है। यानी कि वो बोलते तो अपनी भाषा में है, लेकिन जब हमारे यहाँ प्रदर्शित की जाती है तब उनको हमारी हिंदी भाषा में उनको दिखाया जाता है। तो देखिए कि फिल्मों में जब इसकी बात करें कि डब फिल्मों की, कि फिल्मों में जब अभिनेताओं को दूसरे की आवाज़ दी जाती है उसे डब कहा जाता है। यानी कि जैसे हम देख रहे हैं वो दूसरी भाषा में उस फिल्म प्रदर्शित की गई है, लेकिन जब उसे अपनी दूसरी भाषा में जब उसको दिखाया जाता है तो क्या होता है कि वह बोल तो अपनी भाषा में, लेकिन उसकी आवाज़ को कम कर दिया जाता है। उसकी जगह दूसरे जो कलाकार होते हैं वो अपनी उसमें आवाज़ देते हैं, यानी कैरेक्टर जो बोल रहा है उसके साथ साथ अपनी आवाज़ को देते हैं। इसमें दिक्कत क्या आती है, कभी कभी फिल्मों में आवाज़ और अभिनेता के मुंह खोलने में अंतर आ जाता है, क्योंकि डब करने वाले और अभिनय करने वालों की बोलने की गति में समान नहीं होता है, यानी अंतर होता है, और अन्य तकनीकी समस्याओं की सामना भी करना पड़ता है। तो ये था हमारा पाठ 11, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इसके प्रश्न उत्तर पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो प्रश्न उत्तर भी जरूर करें। धन्यवाद।